तो दोस्तों अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है और इस आय प्रमाण पत्र को कैसे भरा जाता है और भरते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और हमें इन एडमिशन के लिए कौन सा आय प्रमाण पत्र बनाना है, एक पेज वाला बनाना है या फिर 4 पेज वाला बनाना है, इसके बारे में टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ इस इनकम सर्टिफिकेट को लेके हमारे कई अभिभावक साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही। अब जो समस्याएं मेरे पास पहुंची हैं उन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है स्कूल साथियों के लिए भी खास होगी और हमारे अभिभावक साथियों के लिए भी खास होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में सेशन 2024-25 के लिए आरटी एडमिशन की प्रवेश प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलहाल भरना वो शुरू हो चुके हैं। यदि आपको आरटी के नियमों के बारे में जानना है, आवेदन प्रोसेस के बारे में जानना है, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है। अब इन एडमिशन को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियो की मदद आप ले सकते हैं। अब यहां पर अपन बात करेंगे केवल इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो इनकम सर्टिफिकेट कैसे भरा जाता है वो प्रोसेस आपको बता देता हूं, फिर आगे कुछ खास बातें अपन करेंगे। तो दोस्तों यहां पे मेरे पास 2 प्रकार के इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र हैं। एक तो है यहां पे 1 पेज वाला और दूसरा है यहां पे 4 पेज वाला। तो यहां पे सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार हमें आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए कौन सा इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, 1 पेज वाला या फिर 2 पेज वाला। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा ये जो 1 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट है वो अंतिम वर्ष यानी लास्ट सेशन तक मान्य था, लेकिन इस बार यानी सेशन 2024-25 से शिक्षा विभाग के द्वारा 1 पेज वाले इनकम सर्टिफिकेट को है वो रिजेक्ट कर दिया है। कहने का मतलब है अब की बार आपको ये 1 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट है वो नहीं बनाना है। अब जिन्होंने बना लिया अब उस समस्या का क्या समाधान है इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यहां पे देखिए जो 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र है इसको आपको कैसे भरना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है वो आपको बता देता हूं। तो दोस्तों ये जो 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट है इसके अंदर सबसे पहला सबसे ऊपरी या फिर सबसे प्रथम जो पेपर है भाग है इसका नाम है यहां पे परसिस्ट आई। आप यहां पे वो देख सकते हैं परसिस्ट ये आई है यहां पे, ये सबसे ऊपर का कवरिंग पेज भी बोल सकते हैं, मेन पेज ये है इसका। अब यहां पे देखिए एक और सवाल निकल के आता है कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट है किसके नाम बनाना है, पिता के नाम बनाए, माता के नाम बनाए या फिर अन्य किसी व्यक्ति के। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा आप बालक बालिका के माता पिता के नाम पे भी बना सकते हैं, अकेली माता के नाम से भी बना सकते हैं, पिता के नाम से भी बना सकते हैं, या फिर माता पिता नहीं है जो भी उसका संरक्षक है यानी अभिभावक है उसके नाम से भी वो बना सकते हैं। इससे कोई खास फर्क है वो नहीं पड़ने वाला है। कुछ साथियों ने पूछा था कि माता के नाम बना सकते हैं कि जी हां बिल्कुल आप बना सकते हो। चलिए इसको भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे जो कैंडिडेट है जिसका ये इनकम सर्टिफिकेट बनने जा रहा है उसकी फोटो आपको लगानी है यहां पे, ठीक है। अब इस फोटो को है प्रमाणित भी करवाना, किससे करवानी है आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहां पे देखिए जो कैंडिडेट है उसका नाम आपको लिखना है, लेकिन यहां पे एक सवाल और खड़ा होता है कि इसे हिंदी में भरें या फिर इंग्लिश में। दोस्तों मर्जी आपकी है, आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी भर सकते हैं, लेकिन जब फॉर्म हिंदी में है तो आपको हिंदी में भरना चाहिए। तो यहां पे कैंडिडेट का नाम आपको है इस तरह से वो लिख देना है। तो मैं यहां पे देखिए नाम है मेरा लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद यहां पे कैंडिडेट के पिता का नाम आपको लिखना है और यहां पे देखिए कैंडिडेट के निवास स्थान का पूरा पता आपको लिखना है। अब यहां पे 2 प्रकार के पते आपको लिखने, एक तो है वर्तमान पता, एक है स्थायी पता। अगर ये दोनों एक हैं तो दोनों कॉलम में एक जैसा आप पता लिखिएगा, अगर दोनों ही अलग हैं तो अलग अलग लिखना है। तो यहां पे पते के अंदर ग्राम शहर का नाम आपको लिखना है।
इसके बाद यहां पे तहसील का नाम लिखोगे और जिले का नाम है वो भी आपको यहां पे वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए बिंदु संख्या 4 में गांव या शहर का नाम दिया गया, तो वापस आपके गांव या शहर का नाम यहां पे आ जाएगा, तहसील का नाम यहां पे, जिले का नाम यहां पे, और यहां पे कैंडिडेट की जो जन्म तिथि वो यहां पे आ जाएगी। जैसे मैं यहां पे इस तरह से वो लिख के आपको दिखा देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। यहां पे जन्म स्थान का नाम आ जाएगा, जहां पर ये जो कैंडिडेट है जिसका अपन इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका जन्म कहां पे हुआ है वो लिखना है। इसकी उम्र कितनी है इस कॉलम में आपको इस तरह से वो लिख देनी है डीओबी के आधार पर। इसके बाद इसका लिंग क्या है, पुरुष है या फिर महिला, उस पर एक पे आपको टिक लगाना है, दूसरे पे आपको क्रॉस लगाना है। अगर ये कैंडिडेट विवाहित है या फिर अविवाहित, तो जाहिर सी बात है अगर वो आरटी एडमिशन के लिए बच्चों का एडमिशन कर रहा है तो विवाहित है, लेकिन पता नहीं, क्योंकि ये जो सोर्स होता है इनकम सर्टिफिकेट का वो एक कैंडिडेट को आधार मानते हुए नहीं किया जाता, सबके लिए किया जाता है। तो यहां पे ये विवाहित होगा, अविवाहित पे आपको क्रॉस लगाना है। इसके बाद जो भी आपका धर्म है इस कॉलम में आपको इस तरह से वो लिख देना है। जाति क्या है, यहां पे देखिए आपकी मूल जाति वो लिखनी है, ठीक है। मूल जाति क्या है आपकी, जैसे यहां पे अगर जाट हो तो आप जाट लिखिएगा, नाई है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, जो भी आप है अपने हिसाब से लिखिएगा। उसके बाद यदि आपकी उपजाति है तो लिखिएगा, अन्यथा यहां पे आपकी जो कैटेगरी है वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जो भी आपकी। इसके बाद यहां पे बिंदु संख्या 8 में पूछा गया है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो आपको हां पे टिक लगाना है, दूसरे पे आपको क्रॉस लगाना है। यदि आप आयकर दाता हो तो हां कीजिएगा, अन्यथा आपको यहां पे नहीं पे टिक है वो लगा देना है। आयकर का मतलब इनकम टैक्स यदि आप देते हो सालाना, तो मेरे ख्याल से तो कोई नहीं देता होगा। इसके बाद यहां पे आपका मोबाइल नंबर सही है इस तरह से 10 अंकों का लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहां पे है यदि आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप लिखिएगा, ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, एक लाइन भी है वो लिख सकते हैं, या फिर लागू नहीं है ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से मर्जी आपके किस तरह से आपको लिखना है। टिन नंबर आपके पास नहीं होंगे तो इसे भी आप खाली वो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहां पे देखिए बिंदु संख्या 13 में परिवार के सदस्य उनकी वार्षिक आय का विवरण देना है। तो ये जो कैंडिडेट है यहां पे ऊपर हमने यहां पे नाम लिखा है, इस कैंडिडेट के परिवार में कितने सदस्य हैं वो सभी सदस्यों का नाम आपको यहां पे वो लिखना है। अब यहां पे हो सकता है कैंडिडेट के माता पिता वो भी जीवित हो सकते हैं, इसके अलावा उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, बालक बालिका का नाम है वो आपको यहां पे वो लिखना है। तो यहां पे देखिएगा क्रम संख्या 1 आपको यहां पे लिखना है। यहां पे अगर उनके माता पिता जीवित हैं तो उनका नाम लिखिएगा, यदि वो जीवित नहीं है तो पत्नी का नाम लिखिएगा। जैसे मैं पत्नी का नाम यहां पे लिख रहा हूं महिमा, उम्र कितनी है उनकी अपने हिसाब से है वो लिख दीजिएगा। और मुखिया से क्या संबंध है, तो इस मुखिया की ये पत्नी है तो आपको यहां पे पत्नी लिखना है। और आय व्यवसाय व उसकी प्रकृति कैसी है, वो क्या काम करती है, कौन सा व्यवसाय कौन सा रोजगार करती है तो वो लिखिएगा। अगर रोजगार नहीं करती है केवल घर का काम करती है तो आपको यहां पे गृहिणी लिखना है इस तरह से, ठीक है ना, गृहिणी आपको लिख देना है। इसके बाद उसकी वार्षिक आय क्या, तो गृहिणी की वार्षिक आय नहीं होती है तो यहां पे आपको 00 है इस तरह से वो लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहां पे जो भी बालक हैं अन्य जो सदस्य हैं नाम लिखना है। कॉलम कम है तो आप यहां पे कॉलम संख्या है बीच में एक लाइन भी खींच सकते हैं, हालांकि बहुत कम संख्या या कॉलम की संख्या यहां पे वो दी गई है। इसके बाद यहां पे देखिए अन्य स्रोतों से आय यथा मकान किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फंड से यदि इनकम है तो आपको यहां पे इनकम है वो भरनी है, अन्यथा आपको नहीं भरनी है, खाली छोड़ देना है इसको। फिर यहां पे है ये जो कैंडिडेट है इसके हस्ताक्षर आपको यहां पे करवाने, डेट लिख देनी है आपकी आवश्यकता के अनुसार और स्थान का नाम लिख देना है। तो एक पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पेपर है इंपॉर्टेंट, ये है शपथ पत्र। अब इसका नाम यहां पे लिखा हुआ प्रशिष्ट जे, आप यहां पे वो दे सकते हैं। तो ये प्रशिष्ट जे के अंदर कैंडिडेट की फोटो यहां पे लगेगी, उसका नाम पता एड्रेस आपको यहां पे लिखना है। और यहां पे बिंदु संख्या 1 में पूछा गया है कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय वर्ष, अब वर्ष कौन सा लिखोगे, या तो आप 2024 लिखोगे, यदि आप सेशन या 70 लिखना चाहते हो तो 2023 और 24 आपको लिखना पड़ेगा। 2024-25 आपको नहीं लिखना है क्योंकि अभी तो 2024-25 की इनकम निकली क्या है, वित्तीय वर्ष तो अभी यहाँ पे 1 अप्रैल से शुरू हुआ है इसका, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे बिंदु संख्या 2 में भी आपको यहाँ पे है 2024 या फिर 23-24 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉलम दिए गए तो यहाँ पे सभी सदस्यों के नाम में आने, यहाँ पे एक जो मुखिया है, जो मुखिया का नाम है यहाँ पे हमने लिखा है या जिसके नाम से अपन ये इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका नाम आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। और उसका व्यवसाय क्या है, अब ये कोई रोजगार करता है तो रोजगार लिखिएगा, यदि कृषि करता है तो कृषि लिखिएगा,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी कर्सी कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। और पार्थी का संबंध क्या है, ये खुद ही है ये, तो आप यहाँ पे स्वयं है इसे लिखिएगा, ठीक है। इसकी वार्षिक आय कितनी है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार 10, 20, 50,000 जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। एक सोर्स की बात हो रही है, अलग सोर्स से यदि इनकम है वो आगे आपको लिखनी है। दूसरा यहाँ पे पत्नी हमने लिखा था पिछली कॉलम के अंदर या पिछले पेज के अंदर, तो यहाँ पे महिमा नाम मैं लिख रहा हूं। और वो गृहिणी हमने यहाँ पे लिखी थी, तो गृहिणी लिख दिया। और ये क्या है, इसकी पत्नी थी, ठीक है। और यहाँ पे आय हमने 00 दिखाई थी, तो इस तरह से लिखनी है। दूसरे सदस्यों के नाम लिखे तो उनके भी नाम लिखेगा। फिर यहाँ पे टोटल योग आपको लिखना है, तो यहाँ पे फिलहाल तक हमारी जो इनकम हुई है, आय हुई है, वो 20,000 हुई है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 3 में आपके जो भी ऊपर ये सदस्य हैं, इनके कोई दूसरी जगह कोई भूमि है या कोई दूसरे भूमि के अंदर उनका हिस्सा है, वहां से अगर कोई इनकम हो रही है तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अन्यथा यहाँ पे इसे खाली है वो भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई खास फर्क है वो नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है कि यहाँ पे तो हमारे पास तो कृषि भूमि है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है खसरा नंबर है, रकबा नंबर है, सिंचित है या असिंचित है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि यदि आपने ऊपर कृषि भूमि दिखाई है तो यहाँ पे देखिए कृषि से हमें इनकम हो रही है 20,000। अगर यहाँ पर भी दोबारा अपन कृषि से दिखाएंगे तो फिर से हमें यहाँ पे 20,000 रुपए लिखाने पड़ेंगे या लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनकम तो 40,000 हो गई, हालांकि वास्तविक जो इनकम है वो 20,000 है। आगे मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे कॉलम नंबर 4 में देखिएगा आप यहाँ पे कि मेरे परिवार अन्य स्रोतों से है। किन किन से, यहाँ पे एक तो आपका किराया, ब्याज है, पेंशन है, शेयर है, म्यूचुअल फंड से यदि आपको कोई इनकम हो रही है तो लिखिएगा। नहीं हो रही है तो यहाँ पे आप नील है वो लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से नील लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कुल समस्त वार्षिक आय, चरण पैरा संख्या 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखिए ये तो है 2 नंबर और यहाँ पे है 3 नंबर और यहाँ पे ये 4 नंबर, मतलब इन तीनों का आपको योग लिखना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ये जो 20,000 रुपए हैं वो कृषि के लिए नहीं लिखने, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 4 का योग। अगर इसको भी जोड़ेंगे इसको भी जोड़ेंगे तो हमारी इनकम बैठेगी यहाँ पे 40,000 रुपए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर यदि आपने कृषि दिखाया है तो यहाँ पे लिखने की आपको दोबारा आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे टोटल इनकम आपको लिख देनी है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने एक कॉलम नहीं दिया है, कॉलम देना चाहिए था। हालांकि मेरे वाले फॉर्मेट में आपको पूरा कॉलम है, पूरी जगह आपको मिलेंगे, हालांकि बिल्कुल सेम का सेम है। अब पता नहीं ये कटौती क्यों करते हैं, या तो इनको समझ में नहीं आता है, आधा अधूरा इनकम सर्टिफिकेट है वो बनाते हैं। हमने यहाँ पे जो राजस्व विभाग का नियमानुसार जो सर्टिफिकेट है जारी किया था उसी के अनुसार मैंने यहाँ पे वो बनाया है। आगे बताऊंगा कहां से आपको इसको है वो डाउनलोड करना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे टोटल इनकम आपको यहाँ पे वो भर देनी है जो भी हमने यहाँ पे लिखी है। तो हमारे देखिए पेज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पेज नंबर 3 आता है और बिंदु संख्या यहाँ पे 7 आता है। तो 7 के अंदर यहाँ पे जो हस्ताक्षर शपथ ग्राह्यता, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका नाम या फिर उसके हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करवाने, सत्यापन आपको करवाना है तो फिर से उसके हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करवाने, और 2 पहचानकर्ता के नाम आपको लिखने और उनके साइन भी आपको यहाँ पे करवाने। अब 2 पहचानकर्ता कौन होंगे अब आगे मैं आपको बताऊंगा, देखिए उसके बारे में भी। अब यहाँ पे देखिए प्रमाणीकरण, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर से यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखाया जाएगा, पिता का नाम, जाति, उम्र है, निवासी है। अब प्रार्थी की पहचान के द्वारा, किसके द्वारा ये पहचान की गई, तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यपालक, मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक। तो यहाँ पे आपको नोटरी करवानी है। अब वो नोटरी वाला अपने आप अपना नाम यहाँ पे लिख देगा, बाकी कॉलम की पूर्ति आप समय में वो कर लीजिएगा। अपनी वो मोहर लगाएगा, अपने वो हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पे स्थान और डेट है वो अपने आप है वो लिख देगा। तो इसका काम भी है वो कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज आता है और इसका नाम है परिशिष्ट के, ठीक है ना। और यहाँ पे उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण है वो आपको, यानी 2 गवाहों के नाम आपको लिखने और उससे प्रमाणित आपको करवाना। अब ये 2 गवाह कौन हो सकते हैं, यदि आप ग्रामीण एरिया से हो तो आपका जो एक सरपंच है उससे आपको प्रमाणित करना है। तो यहाँ पे सरपंच का नाम लिखेगा, पिता का नाम लिखेगा, उसका गांव का नाम है, विभाग कौन सा है तो वो राज पंचायती राज से आते हैं, ठीक है। पद क्या है वो सरपंच है, और अपना यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है वो पूरा एड्रेस लिखेगा और यहाँ पे वार्षिक आय है वो इस तरह से वो भर देगा। फिर आपको यहाँ पे है सरपंच
सरपंच के साइन है वो करवाने। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला पेज था और यहाँ इस पहले पेज पे ये जो फोटो थी, तो यहाँ पे आपका जो प्रथम गवाह ये जो बन रहा है, जिससे भी आप प्रमाणित करवा रहे हो, अगर आप सरपंच से प्रमाणित कर रहे हो तो इसको सरपंच से प्रमाणित करवाएगा। और इसी तरह से दूसरे पेज के अंदर ये जो फोटो लग रही है इसको भी आपको है सरपंच से ही प्रमाणित करवानी। ये तो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अगर शहरी क्षेत्र में है तो आप पार्षद है, आपका जो भी चेयरमैन है, उनसे आप प्रमाणित करवा सकते हो। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो इसके बाद यहाँ पे कोई भी यहाँ पे गजेटेड जो ऑफिसर है जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड का जो टीचर है उससे आप प्रमाणित करवा सकते हो। तो पहला भी वो गवर्नमेंट टीचर हो सकता है और दूसरा भी देखिए यहाँ पे गवाह नंबर 2 लिखा गया है तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही व्यक्ति है वो अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो जो भी आपके नजदीकी व्यक्ति हैं, डॉक्टर भी हो सकता है, कोई फर्स्ट ग्रेड का टीचर भी हो सकता है या अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उससे आपको है यहाँ पे है साइन करवाने और प्रमाणित है वो करवाने। अब यहाँ पे देखिए एक पेज के अंदर हमने गवाह का नाम है देखा था, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे जो पहचानकर्ता का नाम हमने देखा था, तो यहाँ पे पहचान किसने की है उन दो व्यक्तियों के नाम आप लिख सकते हो, या फिर इसके अलावा भी कोई दूसरे व्यक्ति का अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे वो लिख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र आसानी से भर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अब यहाँ पे पहला सवाल ये उठता है कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट हम कहां से डाउनलोड करें। तो आपको टेंशन नहीं लेना और कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। जिन साथियों को हमारी साइट के बारे में नहीं पता है उनको बता देता हूं। हमारी साइट का नाम है www.rajgurji.com। जब आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे यहां पे आपको प्राइवेट स्कूल का एक मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और इस पेज के सबसे लास्ट में आप आएगा। सबसे लास्ट में आपको आरटी एडमिशन से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं, जो भी विभाग के नवीन आदेश हैं, जो भी फॉर्मेट हैं, जो भी प्रमाण पत्र हैं, जो भी शपथ पत्र हैं, आपको आसानी से यहां मिल जाएंगे। आप आराम से यहां पे है डाउनलोड कर सकते हैं और अपना काम आसानी से वो कर सकते हैं। अब यहां पे हमारे अभिभावक साथियों के सामने एक बड़ी समस्या आ रही थी, जो कि शुरुआत में जब अपन फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताई थी कि हमने यहां पे तो केवल ये जो एक पेज वाला सर्टिफिकेट है यही बना डाला और इसको ही भैया ऑनलाइन अपलोड कर डाला। तो अब हम कौन क्या कर डाला, अपन ने करना क्या भैया। तो भैया देखो बात ऐसी है, जब बना डाला तो बना डाला। अब फिलहाल तो देखिए कुछ होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जब आप राजगुरु जी के साथ जुड़े हो तो यार हमारा जो यूट्यूब परिवार है वो दुखी हो, उसके दिमाग में टेंशन है तो ये राजगुरु जी खाक है भी अपने आप में। नहीं नहीं, ऐसा काम राजगुरु जी कभी नहीं करता है भैया। देखिए आपकी खुशी में मेरी खुशी, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। अब आपकी परेशानी को दूर करना मेरा फर्ज बनता है और मेरी परेशानी को दूर करना आपका फर्ज बनता है। अब मेरी परेशानी तो कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बस मैं एक तो लाइक का भूखा हूं, कमेंट का भूखा हूं, जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बस उसका भूखा हूं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, कितनी लंबी लंबी वीडियो बनाता हूं हर एक बात समझाने के लिए, आप यार मानते नहीं हो। यार थोड़ा सा मुझे भी आगे मोटिवेट किया करो ताकि मैं नहीं मेरी जान आ जाए। वैसे अपनी बॉडी कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन जान आ जाती है जब आपका मोटिवेशन मुझे मिलता है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए करना क्या है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यदि आपने एक पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया तो देखिए फिलहाल इसका कोई समाधान नहीं है। ना तो आप फॉर्म को अपडेट कर सकते हो, ना ही दस्तावेज को है आप अपडेट कर सकते हो। तो फिर समाधान क्या है भैया? समाधान तब है जब यहां पे लॉटरी निकलेगी। आप जिस स्कूल में रिपोर्टिंग करोगे और रिपोर्टिंग करने के बाद स्कूल के द्वारा आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन के समय है संबंधित स्कूल है यहां पे आपके दस्तावेज के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकती है। कैंसिल नहीं करेगी एडमिशन, वो केवल स्कूल है, ऑब्जेक्शन लगा सकती है। और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद आपके पास एसएमएस के द्वारा सूचना आ जाएगी। लगातार आप अपने एप्लीकेशन नंबर से, मोबाइल नंबर से है स्टेटस है हर एक दिन है जरूर चेक करते रहना। हालांकि अभी लंबी प्रोसेस है, एक बार टाइम फ्रेम है, आप चेक करते रहिएगा कि कौन से टाइम पे क्या काम होने वाला। अभी तो फॉर्म ही भरना स्टार्ट हुए ना। खैर कोई बात नहीं, जब ऑब्जेक्शन लग जाता है उसके बाद आपको मौका दिया जाता है। तो आप चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी क्यों नहीं, हर एक डॉक्यूमेंट को आप री अपलोड कर सकते हो। तो उस समय ये 4 पेज वाला जो इनकम सर्टिफिकेट है वो वापस आप री अपलोड है वो कर देना। अब मात्र री अपलोड करने से आपका काम पूरा नहीं होगा,
रीअपलोड करना है, फॉर्म को फिर से आपको लॉक करना है। लॉक नहीं करोगे तो फॉर्म ही लॉक नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन फॉर्म को लॉक करने से भी आपका काम है वो पूरा नहीं होता है। उसके बाद देखिए अब की बार डॉक्यूमेंट का दोबारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, और ये जो वेरिफिकेशन है अब की बार स्कूल के द्वारा नहीं किया जाएगा। अब की बार यहां पे जो सीबीओ ऑफिस है, जो कि तहसील लेवल पे होता है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, ठीक है ना, ब्लॉक लेवल पे होता है, उसके कार्यालय में आपको जाना है व्यक्तिगत टकाटक जाके, और उनको ये बोलना है कि भैया देखिए हमारे बच्चे का ये फॉर्म भरा था, स्कूल वालों ने इस दस्तावेज को लेके ऑब्जेक्शन लगाया है, आप दोबारा रीवेरिफिकेशन कीजिएगा। और उस समय है आपको भरा हुआ आवेदन फॉर्म है और मूल दस्तावेज हैं जो जो आपने अपलोड किए हैं, साथ में आपको लेके जाना, एक प्रार्थना पत्र लेके जाना और बोलना है लो महाराज चेक करो, सही पाए जाएंगे तो यहां पे सीबीओ के द्वारा दस्तावेज वेरीफाई है वो कर दिए जाएंगे। और ऐसे में स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि आप दस्तावेज का वेरिफिकेशन कर रहे हो तो उस समय यदि किसी अभिभावक ने 1 पेज वाला यहां पे सर्टिफिकेट अपलोड किया है, आय प्रमाण पत्र वाला ये, तो भैया इसको अब की बार है आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, इस बात को खास तौर पर वो ध्यान रखना। अब अभिभावक कह सकते हैं कि राजगुरु जी आप तो स्कूल वालों को करे, अरे भैया जब मैं नहीं कहूंगा ना तो बाद में वो जांच दल पिन्नल आएगा ना, वो ऐसे फाड़ देगा इस दस्तावेज को इस तरह से, तो आने की समस्या बाद में भी है। तो पहले ही आप प्रिपेयर हो लो ना, आपका भी समाधान, मेरा भी काम बन गया, आपका भी बन गया। आशा रखता हूं अब आसानी से आप है ये बात अच्छी तरह से वो समझ गए हैं। और इसके अलावा यदि इनकम सर्टिफिकेट को लेके आपके कोई सवाल है तो भैया फटाफट अपने सवाल लिख दीजिएगा, और उसके बाद स्पेशल आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 को लेके Q&A वीडियो आने वाली, स्पेशल Q&A वीडियो आएगी जो कि संडे को नहीं आएगी, कोई अलग डे को ही आएगी जब ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।